शहर के बहुत बाहर उस जंगल में आज हर ओर रोशनी ही रोशनी थी। जंगल में रहने वाले लोग, जंगली लोग गाजे बाजे बजा रहे थे और अजीब सी आवाज भी निकाल रहे थे। हुलाला 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 हुलाला। जंगल में रहने वाली नैना चाची के बेटे प्रद्युमन की आज शादी हो रही थी। प्रद्युमन ने पत्तों से बने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसकी शादी जिससे हो रही थी वो बिल्कुल मॉडर्न थी। उसने जीन्स और टॉप पहन रखा था। नैना चाची अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वाह, क्या जोड़ी है तुम दोनों की, बहुत सुंदर, किसी की नजर ना लगे इस जोड़ी को। आखिर कौन थी वो लड़की और वो क्यों एक जंगली से शादी कर रही थी? इसे जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। बड़ा ही घना और सुनसान जंगल था वो। रह रहकर जंगली जानवरों की आ रही भयानक आवाज उस जंगल को और भी डरावना बना रही थी। उसी जंगल में एक बड़ा सा कुआं था। उस कुएं में एक लड़की जिसका नाम श्रेया था, वो बुरी तरह घायल अवस्था में उस कुएं में गिरी हुई थी और वो लगातार कुएं से निकलने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर एक भयानक अजगर कुएं की दीवार से रेंगता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। उस भयानक अजगर को देखकर श्रेया के दिल की धड़कन बढ़ गई थी और वो लगातार मदद की गुहार लगा रही थी। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। श्रेया की उस आवाज को वहीं पास के पेड़ पर बैठे एक बंदर ने सुना। वो भागकर कुएं के पास आया और कुएं में झांक कर देखा। उसे सारा माजरा समझ में आ गया। उसके बाद वो अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा। उस बंदर की आवाज को जैसे ही जंगल में रहने वाली कुछ जंगली औरतों ने सुना तो शिप्रा, ये आवाज तो हमारे बंदर की है। लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। उसके बाद वो जंगली औरतें वहाँ से निकल पड़ी और आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। कुछ औरतों ने अपने हाथों में मशाल ले रखी थी, तो किसी ने तीर धनुष, किसी ने भाला पकड़ रखा था, तो कोई हाथ में मोटी सी रस्सी। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए वो उस कुएं के पास पहुंची। उन्हें देखकर वो बंदर शांत हो गया और नैना चाची के पास जाकर बैठ गया और उनके कानों में कुछ कहने लगा। उसके बाद नैना चाची ने कुएं के भीतर झांका। शिप्रा भी उनके साथ थी। उन्होंने देखा कि वो भयानक अजगर उस औरत को निगलने ही वाला था। नैना चाची, धनुष पर बाण चलाइए और लगाइए अपना निशाना। नैना चाची ने अपना निशाना लगाया। तीर सीधा जाकर अजगर के सिर पर लगा और वो वहीं ढेर हो गया। उसके बाद नैना चाची ने अपने साथ आई जंगली औरतों से कहा कि सुनो, तुम लोग जल्दी से ये मोटी वाली रस्सी इस कुएं में लटकाओ, हमें उस लड़की को बाहर निकालना होगा। रस्सी कुएं में लटकाई गई। बेटी, तुम इस रस्सी को कसकर अपनी कमर में बांध लो, हम तुम्हें बाहर खींच लेंगे। श्रेया ने उस रस्सी को अपनी कमर में बांध लिया। खींचो, रस्सी को धीरे धीरे करके खींचो। खींचो, रस्सी को धीरे धीरे खींचो। रस्सी की मदद से श्रेया को बाहर निकाला गया। उसके घाव से अभी भी खून निकल रहा था। सुनो, तुम लोग जल्दी से जड़ी बूटी के पेड़ से पत्तियां तोड़ लाओ और उसे पीसकर इसके घाव पर लगाओ, इसे तुरंत आराम मिलेगा। श्रेया के घाव पर जड़ी बूटियों का रस लगाया गया। उसे थोड़ा आराम मिला। तब नैना चाची ने उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और यहाँ इस भयानक जंगल में कैसे आ गई? नैना चाची की बातों को सुनकर श्रेया फूट फूट कर रोने लगी। अरे क्या हो गया बेटी, तुम रो क्यों रही हो? श्रेया नैना चाची की ओर देखने लगी और पुरानी यादों में खो गई। ये तुम क्या कह रही हो? तुम माँ बनने वाली हो? हाँ अंकित, पर तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस बात को सुनकर खुश नहीं हो? अरे ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे टेंशन भी हो रही है। किस बात की टेंशन? श्रेया, ये माना कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन हम दोनों शादीशुदा नहीं है। हाँ तो फिर करो ना शादी। पिछले कई महीनों से तो मैं यही बात कह रही हूँ, लेकिन तुम हो कि बार बार टाले जा रहे हो। हाँ श्रेया, शादी तो करनी होगी। सुनो ना, तुम मुझे 1 सप्ताह का समय दो, इस बीच मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ, है ना? श्रेया और अंकित कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। श्रेया को अंकित से प्यार था, लेकिन अंकित श्रेया से प्यार का नाटक किया करता था। श्रेया को इस बात का पता नहीं था। उसे अंकित पर पूरा भरोसा था। अंकित ने श्रेया के इसी भरोसे का कई बार नाजायज फायदा उठाया था और आज जब वो गर्भवती थी, वो भी उसके अंकित पर उसी अंधविश्वास का परिणाम था। एक ओर श्रेया अंकित से शादी के ख्वाब देख रही थी, तो दूसरी ओर अंकित किसी और उधेड़बुन में लगा था। ये तो मजाक में बड़ा सीरियस मामला हो गया। श्रेया प्रेग्नेंट हो गई और अब वो मुझसे शादी करना चाहती है। पागल है वो। अरे मैंने ये सब शादी के लिए थोड़े किया, मुझे एंजॉय करना था, कर लिया। ये शादी वादी बीच में कहां से आ गई? मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये श्रेया नाम की हड्डी मेरी जिंदगी के गले में फंसी ही रहेगी।
अंकित ने एक प्लान बनाया और उसने श्रेया को फोन किया। श्रेया कैसी हो? ठीक नहीं हूँ अंकित, बहुत टेंशन हो रही है। अगर किसी को मेरे प्रेग्नेंट होने की बात पता चल गई तो फिर क्या होगा? तुम्हें पता है ना ये समाज एक बिन ब्याही माँ को किस नजर से देखता है। अरे बस तुम कुछ घंटों की ही बिन ब्याही माँ हो। कुछ घंटों बाद हम दोनों मंदिर में शादी करने वाले हैं। सच? अरे तुम्हारे सर की कसम। सुनो, तुम मुझे एंजल मॉल के पास मिलो, मैं तुम्हें वहीं पिक कर लूंगा, फिर वहां से हम मंदिर जाएंगे। अंकित ने श्रेया को मॉल के पास से पिक किया। श्रेया बहुत खुश थी। अंकित, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना कुछ देर में पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। आई लव यू अंकित। आई लव यू टू श्रेया। ये कहकर अंकित ने अपने पास रखी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसकी ओर बढ़ाई। श्रेया उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। कुछ देर बाद, अंकित यार ये मेरा सर क्यों घूम रहा है और सब कुछ धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? ये कहते हुए उसकी आवाज बोझिल होने लगी और फिर वो बेहोश हो गई। उसकी बेहोशी के बाद बहुत शादी का भूत सवार था ना तेरे ऊपर, अब वो भूत ऊपर जाकर उतर जाएगा। अंकित की कार सुनसान सड़क से होती हुई एक जंगल में प्रवेश कर गई। उसकी कार थोड़ी दूरी तक जंगल में चलती रही और फिर एक कुएं के पास जाकर रुक गई। हाँ, ये आ गई मेरी मंजिल। 3 दिन पहले ही यहाँ आकर मैंने सब कुछ देख लिया था मेरी जान, ताकि मुझे इस जंगल में कोई दिक्कत ना हो। अंकित ने श्रेया को उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया। छपाक की एक आवाज आई और एक बार फिर अंकित जोर जोर से हंसने लगा। बाय माय डियर श्रेया, शादी मुबारक हो। तो तुम प्रेग्नेंट हो श्रेया? हाँ, और मेरी इस हालत की वजह भी मेरा प्रेग्नेंट होना ही है। अंकित को शायद ये मंजूर नहीं था। श्रेया, क्या तुम वापस अपने प्रेमी के पास जाकर उसे सबक सिखाना चाहती हो? नहीं, मैं उससे कुछ नहीं कहना चाहती। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर अब तुम कहाँ जाओगी? मैं पता नहीं, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ आप लोगों के पास? श्रेया की बात पर नैना ने कहा, बेटी तुम यहाँ हमारे पास रह तो सकती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ किसी से शादी करनी पड़ेगी। शादी? हाँ, हमारे जंगल का यही नियम है। अगर कोई भी बाहरी दुनिया से यहाँ आकर बसना चाहता है तो उसे यहाँ शादी करनी होती है। हाँ, लेकिन इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, अपनी मर्जी से शादी करना होता है। श्रेया जंगल से बाहर नहीं जाना चाहती थी। उसे उस दुनिया में फिर से नहीं जाना था जहाँ शोषण था, जहाँ प्यार की कीमत नहीं थी। हालांकि वो किसी जंगली से शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसने प्रद्युमन से शादी कर ली। समय धीरे धीरे बीतता गया। इस बीच श्रेया ने महसूस किया कि प्रद्युमन उसका बहुत ख्याल रखता है, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का भी पूरा ख्याल रखता है। ये जानते हुए भी कि वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, प्रद्युमन उससे कोई भेदभाव नहीं करता था। हालांकि वो उससे खिंची खिंची रहती। कुछ दिनों के बाद श्रेया ने एक लड़की को जन्म दिया। उस लड़की को देखकर प्रद्युमन खुशी से झूमने लगा और अपनी माँ से बोला, माँ देखो कितनी प्यारी बच्ची आई है हमारे घर। मैं पिता बन गया माँ, मैं पिता बन गया। प्रद्युमन के उस व्यवहार को देखकर श्रेया की आंखें भर आईं और उसने पहली बार प्रद्युमन से कहा, सिर्फ आप ही पिता नहीं बने हैं, मैं भी तो इसकी माँ हूँ और मैं दादी। ये कहकर उन सभी ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। रात का समय था। घड़ी में 10:30 बज रहे थे। नंदा अपनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। तभी उसे कुछ आहट सुनाई पड़ी। एक साया उसके कमरे में प्रवेश करता है। उसके कदमों की आहट से वो एकदम से चौंक गई। कौन है? उसकी बातों को सुनकर अंदर आए शख्स ने बच्चे की तरह बोलते हुए कहा, अले तुम हमको नहीं पहचानती? हम हैं तुम्हारे पति गुड्डू। मेरे पति? सुनो ना, हमको ना नींद नहीं आ रही है, थोड़ा दल भी लग रहा है, तुम मेरे कमरे में तलो ना। ये कहकर वो नंदा का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर ले जाने लगता है। अरे कौन है आप? ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए नहीं तो मैं चिल्लाकर अपने पति को बुलाऊंगी। अले मैं ही तुम्हारा पति हूं, तुम कितने बुलाने की बात कर ली हो? तलो ना मेरे कमरे में। शादी के बाद तो पत्नी पति के कमरे में रहती है ना, पर तुम तो कभी मेरे कमरे में आई नहीं। ये कहकर गुड्डू फिर से नंदा का हाथ पकड़ता है। इस बार नंदा को गुस्सा आ जाता है और वो गुड्डू को जोर का थप्पड़ मार देती है। आपको बात समझ में नहीं आती है? अरे मैं अंधी हूं तो क्या हुआ, कोई मेरा फायदा नहीं उठा सकता। नंदा की थप्पड़ की मार से गुड्डू किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगता है। मार दिया, मुझे मार दिया, मेरी पत्नी ने मुझे मार दिया।
गुड्डू के रोने की आवाज सुनकर घर की नौकरानी पुष्पा दौड़ी हुई नंदा के कमरे में आती है। अरे क्या हुआ गुड्डू बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? गुड्डू ने पुष्पा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उसी तरह जोर जोर से रोता रहा। उसे इस तरह रोता देखकर पुष्पा ने नंदा से पूछा, क्या हुआ बहू रानी, गुड्डू बाबा क्यों रो रहे हैं? आप दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ क्या? देखिए बहू रानी, पति पत्नी में तो नोकझोंक होती रहती है, इसका ये मतलब नहीं कि पत्नी अपने पति को रुला दे। ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरे पति हैं? हाँ, यही तो आपके पति हैं जिससे 6 महीने पहले आपकी शादी हुई है। देखो देखो, तुम झूठ मत बोलो, ये मेरे पति नहीं है। अरे बहू रानी, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी? यही आपके पति हैं। नहीं, मैं नहीं मानती, ये मेरे पति नहीं है। भगवान ने मेरी आंखें छीन ली हैं तो क्या हुआ, मन की आंखों से मैं सब कुछ देख सकती हूँ। ये मेरे पति नहीं है। ठीक है बहू रानी, आप मेरी बात मत मानिए, अपने पति की बात भी मत मानिए, लेकिन अपने सास ससुर की बात तो मानेंगी ना आप? 1 सप्ताह बाद जब वो शादी से लौट कर आएंगे तब उनसे ही पूछ लीजिएगा कि सच्चाई क्या है। नंदा के साथ ये क्या हो रहा था? वो किसे अपना पति कह रही थी और ये गुड्डू कौन है जो कह रहा है कि वो उसका पति है? इस बात को जानने के लिए कुछ महीने पहले जाना पड़ेगा। नंदा बहुत ही गरीब घर की अंधी लड़की थी। नंदा के पिता गोपी एक मामूली मजदूर थे और उसकी मां विमला दूसरों के घर पर झाड़ू पोछे का काम करती थी। एक तो गरीबी की मार, ऊपर से घर में जवान अंधी लड़की। गोपी और विमला इसी चिंता में घुले जा रहे थे। पता नहीं कौन सी किस्मत लिखवा कर आई है नंदा। अरे क्या हो गया भगवान, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अब किस्मत फूटी हो तो मुंह तो लटका ही रहेगा ना। तेरी यही बात मुझे समझ नहीं आती। अरे जो कहना है सीधा सीधा कहना। अपने पति की बात पर विमला ने उदासी भरी दृष्टि से गोपी की ओर देखा और कहा, वहां भी बात नहीं बनी जी, उन लोगों ने भी नंदा से शादी के लिए मना कर दिया। ठीक ही तो है, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे हमारी नंदा 21 साल की है और वो 50 का था। अजी, मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती, और आपको पता है ना हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। अब अंधी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन नंदा है तो हमारी बेटी ही। अंधी है तो क्या हुआ, हम उसे कुएं में तो नहीं डाल सकते। गोपी की बात सच थी, लेकिन यह भी एक बड़ा सच था कि अंधी लड़की से कोई ठीक ठाक आदमी तो शादी करने से रहा। एक दिन की बात है, विमला जिस मेम साहब के यहाँ काम करती थी, उसके कोई दूर के रिश्तेदार विमला की मालकिन के घर आए हुए थे। विमला जब उन्हें चाय दे रही थी तो उसने उनकी बात सुनी। अरे हम तो थक गए, गुड्डू के लिए कोई लड़की मिलती ही नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए। चाहे वो लंगड़ी, लूली, अंधी कुछ भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस लड़की चाहिए। आपका कहना तो सही है भैया, लेकिन मैं भी परेशान हो गई गुड्डू के लिए लड़की ढूंढ ढूंढ कर, मिलती ही नहीं। उन लोगों की बातें सुनकर विमला को अपनी बेटी नंदा के लिए उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन चाहकर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी मालकिन से अपनी बेटी के रिश्ते की बात करे। अरे भला नौकर की बेटी मालकिन से ब्याही जाए, ऐसा समाज तो नहीं है अभी हमारा। उस रात उसने अपने पति से ये बात बताई तो, अरे बिमला, तू भी ना जरा समझा कर, जरूर उसके बेटे में कोई खोट होगा, तभी तो वो लंगड़ी लूली कोई भी ढूंढ रहा है। आप भी ना हर बात पर शक करते हैं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बड़े लोगों में, अमीर लोगों में ना तो कोई कमी होती है और ना ही कोई खोट होता है। तो तू क्या चाहती है? मैं कल मालकिन से खुलकर बोल दूंगी कि उनके जो भाई बाहर से आए हैं और अपने बेटी के लिए लड़की तलाश रहे हैं, तो नंदा को एक बार देख लें। विमला ने अपनी मालकिन को नंदा के बारे में बताया और उनके रिश्तेदार के बेटे से नंदा की शादी की बात कही। उसने ये भी बोला कि उसकी बेटी जन्म से ही देख नहीं सकती है। अरे मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। सुन, मेरे भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की देख नहीं सकती, बस उन्हें अपने बेटे के लिए एक सीधी और सुशील बहू चाहिए। तुम शादी की तैयारी करो, और हाँ, सारा खर्च हम ही करेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गोपी और विमला को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिस बात को लेकर वे लोग इतना परेशान रहते थे, वो परेशानी एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। नंदा की शादी रोशनलाल के बेटे गुड्डू से धूमधाम से हो गई। शादी इतनी आलीशान थी कि विमला और गोपी तो बस आंखें फाड़े हर कुछ निहार रहे थे। सच कहूं बिमला, मुझे नहीं पता था कि हमारी नंदा इतनी अच्छी किस्मत लेकर आई है। इतना बड़ा घर मिलेगा उसे, ये कौन जानता था। नंदा शादी करके अपने ससुराल आ गई। 6 महीने हो गए थे उसे अपने ससुराल आए, और 6 महीने बाद उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा उसे पता नहीं था।
पुष्पा के लाख कहने के बाद कि गुड्डू उसका पति है, उसने उसकी बात नहीं मानी। 1 सप्ताह बाद की बात है, रात का समय था। तभी नंदा के कमरे में किसी के आने की आहट हुई। अरे, आप आ गए? आप कहाँ चले गए थे? उस शख्स ने नंदा को गले लगाते हुए कहा। अरे, कुछ काम था। नंदा भी उसके गले से लिपट गई। जानते हैं, 4 दिन पहले कोई मेरे कमरे में घुस आया था। वो कह रहा था कि वो मेरा पति है। नंदा उस शख्स से बात कर रही थी, तभी पुष्पा नंदा के कमरे में आई और उसने देखा कि नंदा अपने ससुर की बाहों में है। मालिक, आप? पुष्पा, तुम? अरे, वो जरा बहू से कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं यहां आया था। बहू? वो शख्स रोशनलाल था, नंदा का ससुर। असल में रोशनलाल का बेटा गुड्डू मंदबुद्धि था। रोशनलाल काफी पैसे वाला था, लेकिन उसकी पैसे और प्रॉपर्टी उसके बाद कौन संभालता, क्योंकि उसका बेटा तो दिमाग से पैदल था। रोशनलाल ने उसकी शादी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं सकी। इस बीच नंदा की मां से रोशनलाल की मुलाकात हुई और नंदा की शादी गुड्डू से हो गई। मालती, गुड्डू की शादी तो हमने कर दी, लेकिन हम जानते हैं कि गुड्डू हमारा वंश नहीं चला पाएगा। हमारी इतनी संपत्ति हमारे बाद बर्बाद ना हो जाए, इसलिए हमें ही इसे संभालने वाला लाना होगा। दुनिया की नजर में यह गुड्डू की सुहाग रात होगी, लेकिन नंदा के साथ सोऊंगा मैं। पुष्पा को अब सारी सच्चाई का पता लग गया था और उसे यह भी पता लग गया था कि आखिर उसे रोज क्यों नंदा बार बार मना कर रही थी कि गुड्डू उसका पति नहीं है। असल में गुड्डू की आड़ में रोशनलाल नंदा के सम्मान के साथ खेल रहा था। मुझे घिन आ रही है, सच में मुझे घिन आ रही है। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। नंदा तो बेचारी अंधी है, उसे क्या पता, लेकिन ये आंख वाले लोग, छी। पुष्पा ने ठान लिया कि वो नंदा को इस नरक से बाहर निकालेगी। वो उसी रात पुलिस थाने गई और उसने रोशनलाल की सच्चाई पुलिस को बता दी। पुलिस इंस्पेक्टर रानी को यह सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो रोशनलाल के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। अरे, आपको शर्म नहीं आती? लोग कहते हैं कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, लेकिन मंदबुद्धि तो आप हैं। आपने एक अंधी लड़की के सम्मान को हर दिन अपने पैरों तले कुचला, वो भी इसलिए क्योंकि आपको अपनी प्रॉपर्टी का कोई वारिस चाहिए था। आप जैसे लोग समाज में रहने के लायक ही नहीं हैं। रोशनलाल को जेल ले जाया गया। उस पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच नंदा के मन में सिर्फ यही सवाल हमेशा घूमता रहता है कि ये सब उसके साथ क्यों हुआ। लेकिन उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है।